नील का बात सुन डॉक्टर आदर्श गहरी निगाहों से उसकी ओर देखता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लड़कियों को छोड़कर तुम्हें लड़कों में कब से इंटरेस्ट आने लगा। वही नील चिढ़ते हुए गुस्से से अपनी आंखें तरेरता है और सख्त लहजे में कहता है, इन सब बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज ये सब बातें करना बंद करो तुम। और इतना बताओ कि उसे क्या हुआ है और मैं उसे घर कब तक लेकर जा सकता हूँ। डॉक्टर आदर्श नील की आंखों में झांकता है, फिर एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक से अभी तो बता नहीं सकता हूँ उसे क्या हुआ है, कुछ टेस्ट किए हैं हमने मलंग के, और जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना सही नहीं होगा। तो बस कल तक का इंतजार कर लो, फिर सब पता चल जाएगा। ये सुनकर नील थोड़े गुस्से में कहता है, नॉर्मल फीवर के लिए टेस्ट करना क्यों जरूरी पड़ गया तुम्हें। और फिर गुस्से से एक धमकी भरे अंदाज में कहता है, लिसन, मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरे मलंग के शरीर पर मुझे एक भी निशान नजर आया ना, तो मैं तुम्हारा ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। उसकी बातों को सुन डॉक्टर आदर्श आंखें घुमाता है और हल्के एटीट्यूड में कहता है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। अगर इतना ही फिक्र है तुम्हें तुम्हारे मलंग का, तो ठीक, सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट लेने आ जाना। इतना कहकर डॉक्टर आदर्श वहां से चला जाता है। वही नील भी चिढ़ते हुए तेज कदमों से वार्ड रूम के अंदर चला जाता है और देखता है कि मलंग अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी मासूम सी सूरत को देखकर नील के चेहरे पर हल्की चिंता और प्यार दोनों झलकती हैं। तभी नील के फोन पर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, तो नील तुरंत फोन निकालकर कान में लगाता है और कहता है, हाँ बोलो। उसका असिस्टेंट कहता है, नील सर, आपके डैड ऑफिस आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर नील कड़क और गुस्से में भरे स्वर में कहता है, इस वक्त मुझे किसी से नहीं मिलना, और हाँ, कल तक की मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं सबको कैंसिल कर दो, और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ दिनों तक बिजी रहूंगा। नील का बात सुन उसका असिस्टेंट तुरंत ओके सर कह देता है और नील कॉल काट देता है। फिर नील मलंग के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता है और थोड़ी देर तक उसे बस देखता रहता है। फिर उसके चेहरे को निहारते हुए खुद से धीमे स्वर में कहता है, आज तक मैंने इतना टाइम अपना किसी के लिए वेस्ट नहीं किया जितना तुम्हारे लिए यहाँ बैठ कर रहा हूँ। लगता है सच में मेरा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुमने कोई जादू कर दिया है मुझ पर। इतना कहते हुए वो मलंग के थोड़ा और करीब चला जाता है और उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लेता है। फिर वो वहीं बैठकर मलंग के उठने का इंतजार करने लगता है। वही नील इंतजार करते करते धीरे धीरे थक जाता है और मलंग के तकिए पर ही अपने सिर को रखकर बैठे बैठे ही सो जाता है। कुछ ही देर बाद मलंग को होश आ जाता है। आंखें खुलते ही उसे अपने सामने नील सोया हुआ दिखता है, उसके बहुत पास। नील को यूं अपने पास सोया देख मलंग के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो कुछ पल तक यूं ही चुपचाप उसे देखता रहता है। नील वैसे तो बहुत हैंडसम था, पर इस वक्त वो किसी 2 साल के बच्चे जैसा मासूम लग रहा था, और उसी मासूमियत में मलंग का दिल एक पल के लिए जैसे ठहर सा जाता है। तभी अचानक बाहर से दरवाजा खुलता है और डॉक्टर आदर्श अंदर आते हैं। मलंग को होश में देख वो हैरानी से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तुम्हें होश आ गया मलंग। डॉक्टर का आवाज सुन नील की भी नींद खुल जाती है। वो एकदम से उठ जाता है और घबरा कर मलंग के चेहरे पर हाथ रखकर जल्दी से कहता है, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो ना मलंग। नील की आवाज में इतनी चिंता थी कि मलंग खुद हैरान रह गया। फिर नील खड़ा हो जाता है और मलंग के पूरे शरीर को ध्यान से चेक करते हुए कहता है, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना। नील की आंखों में फिक्र और बेचैनी साफ दिख रही थी। ये देख मलंग चौंक जाता है और झट से नील का हाथ पकड़ कर कहता है, मैं ठीक हूँ नील सर, और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मलंग की इन बातों को नील इग्नोर करता है और डॉक्टर आदर्श की तरफ देखकर कहता है, अब मैं इसे घर लेकर जा सकता हूँ ना। तो आदर्श पास आकर कहता है, हाँ, डिस्चार्ज पेपर रेडी हो चुका है और मलंग की मेडिसिन काउंटर से मिल जाएगी, तुम अब इसे लेकर जा सकते हो, पर कल तुम्हें। नील उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम्हें बार बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नील नहीं चाहता था कि मलंग को ये पता चले कि डॉक्टर ने उसका कुछ टेस्ट किया है और वो रिपोर्ट लेने अकेले ही जाना चाहता था। नील इतना कहते हुए मलंग को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वहीं मलंग भी फिलहाल के लिए उसके साथ चला जाता है, क्योंकि वो बेकार में हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। दोनों पार्किंग एरिया में चले आते हैं। नील मलंग के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल देता है। ये देख मलंग थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मैं अपने घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। मलंग की बात सुन नील मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है।
हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा हुआ है वो मुझे अभी चाहिए। अगर दे सकते हो तो दे दो, और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, और नहीं दे सकते तो चुपचाप मेरी कार के अंदर बैठो। नील की धमकी भरी बात सुन मलंग एटीट्यूड में कहता है, कितना खर्च हुआ है आपका बताए। तो नील बिना किसी हिचकिचाहट के बिल दिखाते हुए कहता है, टोटल 50,000, 50,000। ये सुनकर मलंग हैरान हो जाता है और कहता है, कौन सा इलाज किया है इस हॉस्पिटल वालों ने, मेरा जो बिल 50,000 का आया है। फिर वो नील की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, और आप मुझे इतने महंगे हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए थे? कोई सस्ता हॉस्पिटल में लेकर जाते, या फिर जाते ही नहीं, वही छोड़ देते मुझे बेहोश। एक ना एक दिन होश में आ ही जाता, मर थोड़ी गया था। मलंग का ये बकवास भरा और कड़वा जवाब सुन नील का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, जुबान पर लगाम लगाओ, पैसे दे सकते हो तो देकर दफा हो जाओ, और नहीं तो मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो। इस वक्त बेचारे मलंग के अकाउंट में मुश्किल से 10,000 भी नहीं थे, 50,000 तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए वो चुपचाप नजरें झुकाए बिना कुछ बोले नील की कार के अंदर बैठ जाता है। उसकी ये हरकत देख नील के होठों पर अनचाही सी मुस्कान आ जाती है। वो भी ड्राइविंग सीट में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है और अपने मेंशन की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रेयान मीटिंग के लिए मुंबई के सबसे बड़े रिजॉर्ट में आया हुआ था। आज की उसकी मीटिंग सिंगापुर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर देशमुख के साथ थी। मीटिंग पूरा होने के बाद रेयान अपनी खास अंदाज में कहता है, इट विल बी फन वर्किंग विद यू मिस्टर देशमुख। वहीं मिस्टर देशमुख भी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, सो लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट मिस्टर सिंघानिया। रेयान के होठों पर हल्की सी कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो गंभीर स्वर में कहता है, फाइन मिस्टर देशमुख, बट आई वॉन्ट फुल 80% प्रॉफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इफ यस देन वी कैन स्टार्ट वर्क टुगेदर, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अगेन। रेयान की आंखों में उस वक्त एक अलग ही बिजनेस माइंड का तेज था और उसकी बातों में वही शर्त छुपी थी जो उससे बाकी सबसे अलग बनाती थी। मिस्टर देशमुख थोड़ा सोचते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स मिस्टर रेयान सिंघानिया, हाउ कैन आई मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू। ये सुनकर रेयान खड़ा हो जाता है और आत्मविश्वास से भरे स्वर में हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर देशमुख, फ्रॉम टुडे वी बिकम बिजनेस पार्टनर्स। तो मिस्टर देशमुख भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। उस एक पल में करोड़ों का सौदा तय हो गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शाम का समय हो चुका था। रेयान और मिस्टर देशमुख दोनों डिनर के लिए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों की बातचीत अब भी चल रही थी और सर्वेंट आकर टेबल पर खाना सर्व कर चली जाती है। तभी मिस्टर देशमुख हल्के मजाकिया अंदाज में कहते हैं, वेल मिस्टर सिंघानिया, आई हैव हर्ड द न्यूज ऑफ योर एंगेजमेंट, आर यू एंगेज्ड? रेयान हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे किसी खूबसूरत याद में खो गया हो, और फिर जवाब देता है, नॉट येट। मिस्टर देशमुख फिर जिज्ञासा से पूछते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर डू यू वांट? रेयान उस सवाल पर कुछ पल चुप रहता है। फिर उसकी आंखों में एक चेहरा उभर आता है, अंश का। उसकी आंखों में अंश की वो मासूम सी मुस्कान, वो बेखौफ अंदाज तैरने लगता है, और फिर वो धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहता है, जो मुझे सैटिस्फाई करे और जो बिल्कुल मेरी तरह हो, ना किसी से डरे, ना किसी चीज से डरता हो। रेयान के चेहरे की वो सुकून भरी मुस्कान देखकर मिस्टर देशमुख कह उठते हैं, वेल, लुकिंग एट योर स्माइल, इट सीम्स दैट यू हैव फाउंड योर लाइफ पार्टनर। रेयान बस हल्के से कहता है, मे बी। तो मिस्टर देशमुख कहते हैं, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सिंघानिया, वेरी सून वी विल मीट योर पार्टनर ऑल्सो। रेयान सिर्फ मुस्कुरा देता है, लेकिन उस मुस्कान में कई अनकही बातें छुपी थी। फिर दोनों आपस में बातें करते हुए डिनर करते हैं और कुछ ही देर में उनका डिनर समाप्त हो जाता है। मिस्टर देशमुख उसी रिजॉर्ट में रुके हुए थे, जबकि रेयान अपने आकाश के साथ रिजॉर्ट के बाहर निकल रहा था। उसी वक्त रेयान के बाहर आने से ठीक पहले एक ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए एक संदिग्ध आदमी चुपके से आता है और रेयान की कार के नीचे घुसकर कुछ गड़बड़ करता है। उसका हर मूवमेंट बेहद तेज और चालाकी से भरा होता है। जैसे ही वो अपना काम पूरा करता है, वो वहां से जल्दी से निकल जाता है, बिना किसी को शक होने दिए। कुछ ही देर में रेयान और आकाश दोनों बाहर आ जाते हैं। रेयान आकाश की तरफ देखकर कहता है, तुम अपनी कार से चले जाओ, मुझे किसी जरूरी काम से कहीं जाना है। आकाश भी ज्यादा सवाल नहीं करता और ओके बॉस कहकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। फिर रेयान अपनी कार की तरफ बढ़ता है और ड्राइविंग सीट पर बैठता है।
तभी उसके मोबाइल पर निशांत का कॉल आता है। फोन पर निशांत का नाम चमकता देख वो झट से कॉल उठाता है और कहता है, हाँ निशांत, बोलो। निशांत तुरंत कहता है, बॉस, मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। वो आज अंश के साथ मॉल में था। उसका नाम चिराग है। निशांत की बात सुनकर रेयान कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक निशांत द्वारा भेजा गया वीडियो देखा ही नहीं था। वो थोड़ा चिड़चिड़ा होकर कहता है, तुम क्या कह रहे हो निशांत? निशांत को तुरंत समझ आ जाता है कि शायद रेयान ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। तो वो जल्दी से कहता है, वो अंश आज एक लड़के के साथ मॉल में था, उसका नाम चिराग है और वो। पर उससे पहले ही रेयान कठोर और कड़वे स्वर में कहता है, मुझे अंश से रिलेटेड अभी कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, इस चिराग पर नजर रखना कि वो अंश से कितना मिलता है। इतना कहकर रेयान कॉल काट देता है। कॉल करते ही निशांत अपने मन में ही भुनाभुनाते हुए कहता है, बॉस भी अजीब है। पहले कहते हैं अंश के बारे में कुछ नहीं सुनना है और फिर खुद ही कहते हैं कि उस पर नजर रखो। दूसरी तरफ रेयान कार स्टार्ट करने से पहले निशांत द्वारा भेजा गया वीडियो निकाल कर देखता है। जैसे ही वो वीडियो उसकी आंखों के सामने आता है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। उसकी आंखों की लपटें साफ दिख रही थीं। गुस्से से भरा हुआ वो फौरन कार स्टार्ट कर देता है और तेजी से गाड़ी चलाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, जब मेरे साथ होता है तब तो इतना नहीं हंसता, और देखो इस चिराग के साथ कितना हंस हंस कर बातें कर रहा है। रेयान के होठों पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, उसकी जगह अब थी केवल एक गहरी जलन, एक तड़प और शायद एक अजीब सी बेचैनी। वही अंश हॉल में बैठे टीवी में कार्टून देख रहा था। उसकी मासूम आंखें डोरेमोन के हर मजेदार सीन पर चमक रही थी। वही जन्नत किचन में टेस्टी खाना बना रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसका चेहरा किसी चिराग की तरह चमक रहा था। अब खुश होती भी क्यों नहीं, अपने पेरेंट्स को देखे और उनसे मिले हुए पूरा 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, और इतने लंबे इंतजार के बाद अब वो दोनों मुंबई में रहने के लिए आने वाले थे। जन्नत की रसोई से उठती पकवानों की खुशबू पूरे घर को महका रही थी। उसके हाथों से निकली रोटी की नरमी, दाल की सौंधी महक और शाही पनीर की रिच खुशबू हर कोने में घुलती जा रही थी। जन्नत को इतना खुश देख अंश को डाउट हो रहा था और वह धीरे से उठकर किचन के दरवाजे पर चुपके से लगकर खड़ा हो जाता है। वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा था, जैसे उसकी दीदी के मन की बातों को पढ़ लेना चाहता हो। फिर वो शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है, सच सच बताओ, आपकी इतनी खुशी का कारण क्या है? इतना सारा और यम्मी खाना आज क्यों बना रही हो? हाँ। इतना कहते ही अंश धीरे धीरे उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए और थोड़ी नाटकीयता के साथ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने चोरी छुपके से कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है और आज उसे डिनर के लिए इनवाइट किया है? बताए बताए, मैं सब समझ गया हूँ। अंश की इस मासूम पर शरारती बात पर जन्नत पहले तो उसे घूरती है, जैसे कह रही हो तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, अगर टीवी नहीं देखना है तो टीवी बंद कर और किचन में आकर मेरी हेल्प कर। उसकी आवाज में प्यार भी था और चिढ़ भी। जन्नत का ये बात सुन अंश चिढ़ते हुए चेहरे बनाकर कहता है, किचन में काम करने से तो अच्छा है कि मैं जाकर डोरेमोन ही देख लूं। कम से कम वहां मेरा दिमाग नहीं पकता। इतना कहते हुए अंश वापस हॉल में जाकर बैठ जाता है और फिर से टीवी में मग्न हो जाता है। उसके जाते ही जन्नत के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है। अपने पापा का नाम स्क्रीन पर चमकता देख जन्नत का चेहरा और खिल उठता है। वो तुरंत फोन उठाती है और प्यारेपन से कहती है, ट्रेन से उतर गए आप दोनों? वही जन्नत के पापा प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, ट्रेन से उतर गए हैं। कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। कैब भी आ चुका है। तो जन्नत खुशी से चहकती हुई ओके पापा कह देती है और कॉल काट देती है। उसकी आंखों में इंतजार की लहर दौड़ जाती है। अब बस कुछ पलों की दूरी बाकी थी अपने माँ पापा से गले मिलने की। वही दूसरी तरफ अंश हॉल में बैठा अपने फोन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी की एक परत थी, आंखों में एक अनकही सी बेचैनी थी। वो अपने मन में ही धीरे धीरे बड़बड़ाता है, आखिर ये रेयान मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? सुबह से शाम हो गई और अब शाम से रात होने चली है, पर रेयान का कोई अता पता नहीं है। आखिर वो है कहाँ? इतना बोलकर वो हल्की उदासी से गहरी सांस भरता है और खुद से कहता है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की खुशी में वो पार्टी तो नहीं कर रहे हैं? और वैसे भी उन्हें मुझसे कोई मतलब तो नहीं ही है। शायद पार्टी ही कर रहे होंगे। ये कहते हुए उसकी आवाज में वो दर्द साफ सुनाई देता है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रेयान कार चला रहा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों अंश में उलझे हुए थे।
उसके आंखों के सामने बार बार वही वीडियो घूम रहा था जिसमें अंश और चिराग साथ में हंस हंस कर बात कर रहे थे। हर बार उस हंसी में चुभन सी महसूस हो रही थी उसे। रेयान अब तक आधे रास्ते पहुंच चुका था, तभी एक सिग्नल पर रेड लाइट दिखता है। रेयान कार का ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेक दबाता है उसे एहसास होता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहा। वो घबरा जाता है। ये क्या हो रहा है, वो खुद में ही कहता है। फिर वो पूरा जोर लगाकर ब्रेक दबाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। ब्रेक एकदम बेकार हो चुका था और इसी वजह से रेयान सिग्नल क्रॉस कर देता है। पीछे खड़ी पुलिस गाड़ी सायरन बजाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रेयान की कार बहुत आगे निकल चुकी होती है। रेयान का चेहरा अब पसीने से भीग गया था, उसके माथे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कार का ब्रेक फेल है, पर ये कैसे हो सकता है? कल ही तो सर्विसिंग हुई थी सभी कार्स की, वो खुद से बुदबुदाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो हर पल उसके काबू से बाहर होता जा रहा हो। आसपास भारी ट्रैफिक था। रेयान की आंखों में डर सा तैरने लगा था। कहीं मेरे कारण किसी को नुकसान न हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डरते हुए खुद से कहता है। फिर परेशान होकर वो अपने फोन से निशांत को कॉल करता है। इस वक्त निशांत लैपटॉप पर कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर बॉस रेयान का कॉल फ्लैश करता है। निशांत तुरंत कॉल उठाते हुए कहता है, यस बॉस। वही रेयान तेज सांसों में कहता है, निशांत, मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया है और इधर बहुत ट्रैफिक है, तो मैं हाईवे वाली रोड पर जाकर कार रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी अपने आदमी लेकर जल्दी वहां आओ। रेयान का पूरा बात सुन निशांत एकदम शॉक्ड हो खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और वो तेजी से निकलने की तैयारी करने लगता है। रेयान कॉल काटते ही कार को मोड़ देता है और फुल स्पीड में हाईवे की तरफ ले जाता है। हाईवे की ये रोड थोड़ी संकरी थी, मुश्किल से एक कार ही निकल सकती थी। और तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता हुआ दिखता है रेयान को। ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में था, क्योंकि रेयान के कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हटा नहीं। रेयान की सांसें रुक सी गई थीं। वो तेजी से स्टीयरिंग मोड़ता है और उसकी कार ट्रक के पीछे चल रही एक दूसरी कार से जोर से टकरा जाती है। उसकी कार धक्के से एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। दूसरी कार पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी और उसके अंदर बैठे 3 लोग बुरी तरह घायल हो चुके थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। रेयान के सिर पर पेड़ से टकराने के कारण गहरी चोट लग जाती है, फिर भी वो मुश्किल से अपनी कार से बाहर निकलता है। उसकी नज़र सामने की कार पर जाती है, जहां तीनों लोग अचेत अवस्था में थे। उसके दिल में उनके लिए कुछ करने की बेचैनी होती है, लेकिन सिर की चोट से लड़खड़ाते हुए वो वही रोड पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह का 9 बज रहा था। वही रेयान का आंख धीरे धीरे खुलने लगा और खुलते ही उसे पहले थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आया। आंखों के सामने सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोहरा छा गया हो। फिर जब उसने धीरे से अपनी पलकें पूरी खोली तो देखा कि वो अपने पर्सनल मेंशन के उस शानदार रूम में था। कुछ सेकंड तक आंखें मिचमिचाते हुए जब वो ठीक से देख पाया तो धीरे से बेड पर बैठ गया। उसके रूम में ही उसका इलाज हुआ था, हर तरफ दवाइयों की महक और नर्सिंग सेटअप बना हुआ था। ये सब देख वो अचानक बीती रात को याद करने लगा और जैसे ही उस दर्दनाक लम्हे ने उसकी यादों में दस्तक दी, वो झट से अपने सर को पकड़ते हुए दर्द से कहराते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? और वो कार? रेयान की आवाज में दर्द और उलझन साफ झलक रही थी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था जब सामने बालकनी के पास खड़ा नील तेजी से उसकी तरफ आया और परेशानी भरी आवाज में कहता है, रे, तुम्हें होश आ गया? इतना कहते हुए वो पास आकर उसके सामने बैठ गया और नर्म लहजे में पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? नील का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था और उसकी आंखों में सच्ची फिक्र थी। रेयान हैरानी से नील को देखता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? और मैं? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अचानक उसके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो कराह उठता है और माथे को कसकर पकड़ लेता है। रेयान की हालत देखकर नील तुरंत उसका कंधा थामते हुए कहता है, बातें बाद में होती रहेंगी रे, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारा शरीर अभी झेल नहीं पाएगा और ज्यादा सोच विचार। पर रेयान चिढ़ते हुए कहता है, नहीं नील, ये आराम करने का टाइम नहीं है। मुझे पता लगाना है कि किसने मेरी कार का ब्रेक फेल किया था। बस एक बार नाम मिल जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नील उसकी हालत देख चिंतित होकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है,
ठीक है बाबा, मत छोड़ना जिंदा। फिलहाल तो रेस्ट करो, मैं डॉक्टर और निशांत दक्ष को बुलाकर आता हूँ। इतना कहते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रेयान अपने टेबल की तरफ देखता है जहां उसका फोन टूटा पड़ा था। वो थोड़ा मुश्किल से झुककर फोन उठाता है और देखता है कि वो ऑन तक नहीं हो रहा। ये देख वो गुस्से में खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, शिट, फोन भी टूट गया, मुझे अंश से बात करने का मन कर रहा था। इतना कहते हुए वो फोन को वापस टेबल पर रखते हुए थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर खुद से कहता है, मुझे अभी अंश की इतनी याद क्यों आ रही है? पागल कर दिया है उस लड़के ने मुझे। तभी दरवाजे से डॉक्टर जोशी आते हैं। उनके साथ नील, निशांत, दक्ष और आकाश भी थे। चारों के चेहरे पर गहरी चिंता थी। डॉक्टर जोशी पास आकर रेयान को ध्यान से दोबारा चेक करते हैं और कहते हैं, अब रेयान सर आप बिल्कुल ठीक हैं। बस कुछ दिनों तक आपको पूरी तरह आराम करना होगा, तब जाकर आप पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। तो रेयान भी थक हार कर ओके कह देता है। डॉक्टर के जाते ही दक्ष उन्हें नीचे तक छोड़ने चला जाता है। नील फिर आकाश की तरफ देख कहता है, आकाश, कुछ दिनों तक रेयान ऑफिस नहीं जाएगा तो उसका सारा काम तुम्हें हैंडल करना होगा। आकाश झट से कहता है, बिल्कुल सर। वही रेयान चिढ़ते हुए कहता है, तुम सब ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं बहुत बीमार हूँ। सिर्फ हल्की सी खरोंच आई है मेरे सर में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम कर सकता हूँ। रेयान की बातों को सुन आकाश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं सर, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको आराम ही करना चाहिए। आकाश की बात सुन रेयान उसे घूरते हुए कहता है, ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? रेयान का तीखा जवाब सुन आकाश झट से कहता है, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। नील भी हंसते हुए कहता है, उफ आकाश, तुम्हें रे से डरने की जरूरत नहीं है। तुम इसके असिस्टेंट हो, हक से अपनी बात कह सकते हो। फिर वो आकाश को जाने को कहता है और आकाश रेयान की तरफ देख कहता है, टेक केयर सर, मैं अब चलता हूँ। और इतना कहकर वह बाहर निकल जाता है। नील फिर रेयान की तरफ देख गहरी सांस लेते हुए कहता है, रे, किसी को भी तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता है। अगर पता चल जाता तो ये आज का ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता। सब लोग तुम्हें परेशान करते इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिनों तक यही रेस्ट करो और काम के बारे में भूल जाओ। उसके लिए आकाश है और जरूरत पड़ी तो मैं भी हूँ। रेयान भी नील की बात पर एग्री करता है और हल्की मुस्कान के साथ ओके कह देता है। वहीं तब से एक कोने में खड़ा निशांत पूरी तरह से शांत था। जब से वो रूम में आया था उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी जो रेयान ने पहले ही नोटिस कर ली थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मलंग की रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन नील अब तक लेने नहीं आया था। ये देख डॉक्टर आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, कल तुम्हारी बात सुनकर लगा जैसे तुम्हें सच में मलंग की फिक्र है, पर मैं गलत था। आखिरकार तुमने फिर से प्रूव कर ही दिया कि तुम अपने अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं। फिर मलंग की रिपोर्ट की तरफ देखते हुए वो भारी मन से कहता है, तरस आ रहा है मुझे इस लड़के पर। बेचारा, कहाँ तुम जैसे इंसान के चक्कर में पड़ गया है, ऊपर से उसकी ये बीमारी। इतना कहते हुए डॉक्टर आदर्श रुकता है और अपने स्टाफ को आवाज देता है। उसका स्टाफ फौरन केबिन के अंदर आता है। डॉक्टर आदर्श मलंग की रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इस रिपोर्ट को नीचे लिखे एड्रेस पर पहुंचा दो। स्टाफ ओके सर कहते हुए रिपोर्ट ले लेता है और नील के मेंशन की ओर निकल जाता है। वहीं नील के मेंशन में मलंग की आंख खुलती है और खुलते ही उसका नजर टाइम पर जाता है। टाइम देख वो झट से बेड पर बैठ खुद से कहता है, ओह शिट, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? 10 बज गए हैं, कॉलेज भी मिस हो गया। आज तो पक्का अंश मुझसे बहुत नाराज होगा। इतना बोलते हुए मलंग जल्दी से उठकर खड़ा होता है। तभी अचानक उसके सर में जोर का दर्द होता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो सर को पकड़कर वापस बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर तक उसके सर में तेज दर्द होता है, फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये देख मलंग खुद से कहता है, अभी ये क्या हुआ मेरे साथ? लगता है दवाई का असर होगा। इतना कहते हुए वो अपना फोन ढूंढने लगता है। फिर टेबल पर नजर जाते ही वो झट से फोन उठाता है और अंश को कॉल करता है, लेकिन काफी देर तक रिंग होने के बाद भी अंश फोन नहीं उठाता। मलंग खुद से कहता है, शायद क्लास में होगा। वो बाथरूम जाने ही वाला था कि तभी तन्वी का कॉल आता है। नंबर देख वो झट से फोन उठाता है और कहता है, हाँ तन्वी, बोलो, तुम और अंश क्लास में हो क्या? मलंग का सवाल सुन तन्वी रोते हुए कुछ कहती है।
और उसकी बात सुनते ही मलंग के होश उड़ जाते हैं। वो फोन हाथ में लिए भागते हुए हॉल में आता है। हॉल में मौजूद सर्वेंट उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए सर, नील सर ने ऑर्डर दिया था, उनके आने से पहले आप कहीं नहीं जा सकते। मलंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे रास्ते से हटाता है और मेंशन से बाहर निकल जाता है। वहीं नील को भी टाइम का ख्याल आता है। 10:30 हो चुके थे। उसे याद आता है कि उसे मलंग की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जाना था। वो रेयान की तरफ देख कहता है, अच्छा रेयान, तुम रेस्ट करो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा, पर मैं शाम को आऊँगा। इतना कह वो जाने ही वाला होता है कि तभी उसके फ़ोन में सिक्योरिटी का कॉल आता है। नील रेयान और निशांत को बाय कहते हुए बाहर चला जाता है और कॉल उठाकर कहता है, हाँ बोलो। तो उसके गार्ड कहता है, वो मलंग सर जल्दी में कहीं चले गए हैं और हॉस्पिटल से उनके नाम का एक रिपोर्ट आया था नील सर। ये सुन नील झट से कहता है, ठीक है, रिपोर्ट को मेरे रूम में रखवा दो, मैं आता हूँ। नील के जाते ही रेयान निशांत की तरफ देख कहता है, कुछ कहना चाहते हो तुम निशांत? तो निशांत रेयान के सामने खड़ा होकर उदासी भरी आवाज में कहता है, बॉस, जिस कार से आपकी कार टकराई थी उसके अंदर 3 लोग थे, ड्राइवर और पीछे 2 लोग। ड्राइवर की जान बच गई है, उसका इलाज चल रहा है, पर पीछे बैठे दोनों। इतना कहते हुए निशांत रुक जाता है और एक फाइल रेयान के सामने बढ़ाते हुए धीमे से कहता है, ये उन दोनों की डिटेल है, वो दोनों मर चुके हैं। रेयान फाइल खोलकर जैसे ही पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं और फाइल उसके हाथ से गिर जाती है। उसे ऐसे देख निशांत कहता है, सॉरी सर, पर वो दोनों। वो रुक जाता है। वहीं रेयान बेड से नीचे उतरता है। रेयान को जाते देख निशांत उसे रोकते हुए कहता है, सर, अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप बाहर जाएं। पर रेयान निशांत की आंखों में देखते हुए कहता है, बात अंश की है निशांत, मुझे जाना है। इतना कहते हुए वो रूम से बाहर चला जाता है। उसी वक्त दक्ष रूम में आ रहा होता है और रेयान को ऐसे जाते देख अंदर आते ही पूछता है, निशांत, बॉस कहाँ गए? तो निशांत छत से कहता है, काम से गए हैं। निशांत के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी कि जो लोग हादसे में मरे वो कोई और नहीं, अंश के पापा और मम्मी थे। निशांत ने सारा मामला अच्छे से संभाल लिया था ताकि किसी को भी पता ना चले कि एक्सीडेंट रेयान की कार से हुआ था।